हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका महाबुद्धा एकेडमी के अंदर। मैं हूँ अभिषेक और हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था जिसके अंदर हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। वेरी नाइस। और अब हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्ट 3? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल नंबर 12 to 35। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ही कोई इस पूरे देश में ऐसा पेपर हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता हो और उसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं आते हो। तो वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? फंडामेंटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, सीएम का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जब वो बना रहे थे तो उन्होंने देखा यार कि जेबी कृपलानी जो उस टाइम पे इस कमेटी को हेड कर रहे थे, जेपी कृपलानी इस कमेटी को हेड कर रहे थे, तो जेपी कृपलानी जो उस टाइम पे कहते हैं कि यार देखो, एक व्यक्ति के एवोल्यूशन के लिए, क्या? एक व्यक्ति के एवोल्यूशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक व्यक्ति के एवोल्यूशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें तो जरूरी है यार। अगर ये भी उसके पास नहीं होना तो इंसान का डेवलपमेंट या फिर एवोल्यूशन होना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो जो चीज़ें उनको आवश्यक लग रही थी कि यार ये चीज़ तो है जो इंसान के पास होता कि वो सर उठा के जी सके, इंटेग्रिटी से जी रखे, वो उन सबको उन्होंने कहाँ डाल दिया? फंडामेंटल राइट के अंदर। कि बहुत ही फंडामेंटल्स हैं इंसान के, ये बताते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में एवोल्यूशन डेवलपमेंट कैसे आएगा। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आओ शुरू कर देते हैं। कुछ ही नहीं है इसके अंदर, लगे रहो, सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी हुई है, आप नोट करना चाहो तो कर लेना, वरना इतना कुछ जरूरी नहीं है। किसी किसी पेपर में पूछ लेगी तो मैं लिख देगा भाई। इसी फंडामेंटल राइट को हमने कॉपी का मतलब बोरो कहाँ से किया? तो यूएसए से किया है, लेकिन यूएसए में इसी फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से। तो फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट को। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 में आपको पता चल जाएगा कि गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारी फंडामेंटल राइट। बात ध्यान में रखना। ठीक है। तो चलते हैं। तो आर्टिकल मैंने कौन से बताए थे? 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक तो हमें पढ़ना ही है। आओ पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 12 हमारा क्या कहता है? 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन में क्या कहेगा? यहाँ से स्टेट का मतलब मेरे पूरा देश से है। ये बात आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना यार भाइयों। यहाँ पर मेरा स्टेट का मतलब पूरा देश से है। देखो ये यू बताता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ जी। तो यू बताता है कि देखो जो हमारी यूनियन है यानी कि हमारा केंद्र, और ये हमारा स्टेट है यानी कि हमारा राज्य है, इन दोनों की लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, इसकी भी लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस हमारी अदर अथॉरिटीज की लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो होगी हमारी यूनियन की वह, लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव होगी हमारी स्टेट की वह, प्लस हमारी जो अदर अथॉरिटीज है यानी कि पीएसयूज वगैरह या फिर और कोई स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर सब कुछ आ गया। प्लस क्या आ गया? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट प्लस अदर अथॉरिटीज, जिसके अंदर हमारी पीएसयू, स्टेट फंड इंस्टीट्यूशन सब कुछ आ गया। तो वो हमारा क्या हो गया? स्टेट। सेम ऐसी डेफिनेशन आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखने को मिलेगी। वहां तक जब आएंगे जब आप देख लेना। ठीक है। आ जाओ। अब इसके अंदर हम ये तो यही था बस हमारे 12th आर्टिकल के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है। 13th के अंदर चलते हैं। देखो 13th आर्टिकल इन शॉर्ट हम बताता है जुडिशियल रिव्यू। क्या बताता है? जुडिशियल रिव्यू कि ऐसा कोई एक्ट जो सरकार के द्वारा बनाया गया है और वो किसी ना किसी तरीके से संविधान के या फिर लोगों के खिलाफ जा रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास होती है, जिसको देख के वो उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। वो कैसे? वो देखते हो। A law which is inconsistent with the fundamental right shall be void to the extent of inconsistency। अगर कोई कानून ऐसा बनता है वो मौलिक अधिकारों के विपक्ष में जाता है, तो जिस हद तक वो विपक्ष में गया उस हद तक उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि दो हमारे पास क्लोज है, 1 and 2, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। 13(1) हमें ये कहता है वो लॉज जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान के आने से पहले आए हैं। 13(2) जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान के आने के बाद आए हैं। दोनों में से कोई भी कानून हो, ये हमारा कानून है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स है, ये गाड़ी है। क्या है? गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर इस कानून चल के आ रहा है। अगर ये फंडामेंटल से टकराएगा तो क्या? चूर चूर हो जाएगा। सीधी बात है। तो ये बात पावर कौन देता है? 13 का 1 और 13 का 2। दो आर्टिकल क्यों? क्योंकि 13 का 1 बोलता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, 13 का 2 बोलता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए, यानी कि संविधान के आने से पहले वाले लॉज 13(1) में और संविधान के आने के बाद वाले लॉज 13(2) में। तो लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई कानून जो संवैधानिक, अगर कोई कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो वो अपनी विरुद्धता की हद तक
अब नल एंड वॉइड की हिंदी मेरे को आती नहीं है, तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, बात आप ध्यान रखना, ठीक है। सेम वही 13(2) इफ द लॉ मेड स्टेट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए। तो कुल मिलाकर जुडिशियल रिव्यू की सीधी सीधी बात हमारे 13(2) में करी गई है, ये बात आप ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेते हैं जुडिशियल रिव्यूज मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, 13(1), 13(2) या फिर 32 या फिर आपको दे देगा 14, तो आपका आंसर क्या होगा 13(2), ये बात आप ध्यान रखना। 13(3). अब जब मैं बोल रहा हूं लॉ कि ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो, क्या हो, इनकंसिस्टेंट। तो लॉ का मतलब मेरा क्या है, लॉ का मतलब मेरा बायलॉज से है, लॉ का मतलब मेरा एक्ट से है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, किससे है। तो लॉ की डेफिनेशन जो है वो 13(3) में दी गई है। ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति के द्वारा इशू किया था, स्टेट गवर्नर के द्वारा इशू किया था, वो भी लॉ में आएगा। ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस या फिर कोई नोटिफिकेशन जो सरकार भी इशू करती है, वो भी सारे लॉ में आएंगे। कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ऐसे कोई पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं जिनके पास अभी कानून की शक्ति है, वो भी हमारे लॉ में आएंगे। तो कुछ नहीं छूटा, सब पे ऊपर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। 13 का 4। अब देखो ये हमने ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं चीज बताता हूँ। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हो रही है ना, समझ लेना वो सरकार के हक की है। क्या है, सरकार के हक की। क्योंकि संवैधानिक संशोधन करने की जो शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है। जाहिर सी बात अपनी बेनिफिट की ही चीज करेगी, कोशिश करेगी कि हमारी जो पावर है ना वो कम ना हो, सरकार की पावर कम न हो, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है वो किसकी होती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट बेटा बेटा ये लगा सकता है। केशवानंद भारती केस में 1973 में इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया, अब हाथ और नहीं लगा सकते, वो भी आएगा तो बताऊंगा। इट वॉज एडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। अकॉर्डिंग टू इट आर्टिकल 13(2) जो होगा वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज पे अप्लाई होगा, बट आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। समझे क्या कि भाई ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने 13 का 4 जोड़ा। अब सरकार अपने हक की बात कर रही है ना, सरकार कह रही है कि ये जो आर्टिकल 13 वाला जो कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज पे अप्लाई होगा। किस पर, ऑर्डिनरी लॉज पे अप्लाई होगा। ये आर्टिकल 368 के अंदर हमने कोई अमेंडमेंट किया है, यानी कि हमने संवैधानिक संशोधन किया है, जैसे जिसको करके जैसे 25th जैसे अभी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ये डाला, क्या कहते हैं हमारा ये 13th तो ऐसे अमेंडमेंट के ऊपर आपका ये जुडिशियल रिव्यू वाला मामला नहीं चलेगा। तो ये बात किसने बोल दी, हमारी सरकार ने एक नया संवैधानिक संशोधन करके एक नया क्लोज इसने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो अब इसके बाद लड़ाई झगड़ा तो होगा ना, अभी तुमने डाल दिया तो हम भी कुछ डालेंगे, ये सरकार भी कुछ डालेगी, बट डोंट वरी, पड़ा है अभी के लिए तो, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया हुआ। जुडिशियल रिव्यू में दो डॉक्ट्रिन लगते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लैप्स कैसी बोलती है, अगर कोई मान लो संविधान के आने से पहले का कानून है, क्या है, संविधान के आने से पहले का कानून है जो मौलिक अधिकारों के साथ इनकंसिस्टेंट हो गया, तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। पर मान लो जो इनकंसिस्टेंसी थी वो बाद में रिमूव होगी तो कानून को वापस ला दिया जाएगा। मैं आपको और शॉर्ट में बता देता हूँ, भाई ये कानून है इतना बड़ा, ये क्या है, एक लॉ है। अब ये लॉ क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट को ऐसे लिख दूं, विद फंडामेंटल राइट लिख देते हैं, चलो वेरी गुड। अब यहां जितना एरिया मैंने शेड किया है ना, ये एरिया सिर्फ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, पूरा लॉ नहीं है। तो 13 का 1 ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस एरिया को तुम बाहर निकाल दो। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है कि इस एरिया को जो अपने बाहर निकाला है, अगर इस गलती को सुधार दोगे ना, इस गलती को सुधार दोगे तो ये पूरा का पूरा कानून जो है वो वैसे का वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था, कुछ भी नल वॉइड नहीं रहेगा। ये बात बोली है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होती है, अगर कोई कानून है जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के पास, अपनी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, द कंप्लीट लॉ वुड नॉट बी वॉइड, एनी पार्ट ऑफ द लॉ व्हिच आर इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल वुड बी वॉइड। यही बात मैंने बताई, सिंपल। दोबारा कानून उठा लो इतना बड़ा, ये हमारा लॉ है, वापस आईसी लिख दे तो इनकंसिस्टेंसी किससे है, फंडामेंटल राइट से। अब इतना जो शेडेड पार्ट है वो इनकंसिस्टेंट है। तो सेवरेबिलिटी का लॉ ये बोलता है कि ये पूरा का पूरा कानून नल एंड वॉइड नहीं होगा, सिर्फ इतना सा जो इनकंसिस्टेंट हिस्सा है वो ही नल एंड वॉइड होगा। इसीलिए तो बोले जाता है वॉइड टू द इनकंसिस्टेंसी। तो अपेक्षा करते हो 13 में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब से हमारे फंडामेंटल राइट शुरू हो रहे हैं। देखो फंडामेंटल राइट 6 पार्ट्स है हमारे। पहला तो आर्टिकल 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 23 एंड 24, फिर 25 से 28, फिर 29 और 30, फिर 32। ये 6 पार्ट है हमारे। आज हम पढ़ेंगे 14 से 18, ठीक है, जिसको वेरी इंपॉर्टेंटली हम जाना जाता है राइट टू इक्वालिटी। सबको क्या है, समानता का अधिकार। इसके बाद आएगा हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, सबको आज़ादी का अधिकार, ठीक है। इसके बाद आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
फिर आएगा रिलीजन के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, C&E राइट्स, क्या कल्चरल एजुकेशन राइट्स। फिर आएगा राइट टू CR का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी इसके अंदर हम अगर हमारे फंडामेंटल इन्फ्रिंज हो जाते हैं तो इसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट जाके क्या लगा सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं रिट के माध्यम से। तो आज हम पहले पढ़ते हैं 14 to 18। तो आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स हमारे यहाँ पर कैसा है, कोई भी डिस्पोटिक गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऑटोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ पर कानून बनता है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनता है, ऐसा कानून नहीं बनता मर्जी चला रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो ही मेन टर्म्स हैं जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। हर व्यक्ति कानून के समान इक्वल है और कानून की इक्वल रक्षा करनी है। तो ये बात आप ध्यान से इसके अंदर अपने समझेंगे। देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, कानून के से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी कानून को टाप नहीं सकता। तो नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव एक्सप्लेनेशन में हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझाया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने किससे लिया, तो ब्रिटेन से लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना प्लीज एंड प्लीज। तो हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो दिस इज द नेगेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इट मींस एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड लॉ विल नॉट, ये आ गया नॉट, मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो वन इज अबव द लॉ, कि कानून किन्हीं दो व्यक्तियों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, नेगेटिव एक्सप्लेनेशन। याद रखने वाली बात क्या है, ब्रिटेन से लिया तो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, रूल ऑफ लॉ को ही बताता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का ही, वही रूल ऑफ लॉ इसके अंदर है कि कानून सबको बराबर ट्रीट इक्वल करेगा। आ गया पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। जैसे नेगेटिव एक्सप्लेनेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटेन से लिया था, वैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन हमने किससे लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लॉज कैन मेक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, ये बात ध्यान रखना कि बिल्कुल दो व्यक्तियों के बीच में कोई कानून की असमानता नहीं होगी, बिल्कुल समानता होगी, लेकिन फिर भी कानून दो व्यक्तियों के बीच में रीजनेबल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे कि आप ये देख लो, राष्ट्रपति, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता जब अब तक अपने कोर्स ऑफ पावर में वो काम कर रहे हैं, नो क्रिमिनल केस। अगर मान लो सिविल भी होगा ना, तो उनके लिए भी उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा, फिर ही सिविल का मुकदमा कर सकते हो, वरना वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे करके हमारे गवर्नर भी होते हैं, उनके पास भी कुछ रेमेडीज होती हैं, एमपीज के पास भी होती है, एमएलएस के पास भी होती है, जैसे इनको कंपाउंड के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अगर करना भी है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर जनरल आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, टू पार्ट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारा क्या है, एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, और नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है तो कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया हमने। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है, यूएसए से लिया है। रीजनल रिस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन देख लो यहाँ पर, चलो यहीं आगे क्या, वेरी गुड। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास क्या है, एक्सेप्शन है हमारे इनके, नो इंक्वायरी, नो क्रिमिनल केस, नो अरेस्ट, नो डिटेंशन। ये बात आप ध्यान रख लेना। लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट को भी कुछ प्रोटेक्शन दी हुई है। अब देखो क्या है ना, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के पास शक्ति होती है, अगर कोई प्रोसीडिंग उनके अंदर हुई है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पब्लिश होने से बोल सकते हैं कि इसको कोई भी पब्लिश नहीं करेगा। एमपी एमएलए को कुछ प्रिविलेजेस दिए हो गए आर्टिकल 1, जब भी तो कहा था आगे पढ़ाऊंगा, पर यहाँ लिख दिया तो मैंने देख लो, ठीक है। तो फॉरेन रूलर्स के पास कुछ प्रिविलेजेस हैं, पीएम प्रेसिडेंट जो वहां पर आते हैं वो हमारे इंडियन लॉ से इम्यून होते हैं, जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो भी इम्यून होते हैं, यूएनओ और उसकी सब्सिडरी जो भी बॉडीज है वो भी इम्यून होती हैं। तो ये कुछ इम्यूनिटी वाले लोग हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको आर्टिकल 14 एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। चले चलते हैं आर्टिकल 15 के ऊपर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द स्टेट, प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन गुड ग्राउंड्स, कि भी राज्य है या कोई, अब देखो यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन, इसलिए लिख रखा है क्योंकि आर्टिकल 15 हम क्लेम कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ भी प्लस प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी, लेकिन आर्टिकल 14 को हम प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 सिर्फ और सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही कर सकते हैं, बात ध्यान रखना आप। आर्टिकल 15 को हम क्लेम कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ भी, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी, क्योंकि दोनों हमें ये काम करने से नहीं रोक सकते। तो इसके थोड़े हमें क्लोजेस सब क्लोजेस पे ध्यान डालना। 15 का 1 बोलता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन आप एक वर्ड कसम खा लो अपनी विद्या पढ़ाई की कभी नहीं मिस करोगे, वो है ओनली। ओनली वर्ड इसलिए नहीं मिस करना बिकॉज ओनली का ही सारा खेल है। इसमें बोला है स्टेट, ठीक है, क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति के साथ, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स,
POB यानी प्लेस ऑफ बर्थ। ओनली का मतलब इन पांचों पे ही नहीं कर सकता, बाकियों पे कर सकता है। ये ही बात इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के अंदर। तो आर्टिकल फर्स्ट 15 का सब क्लोज 1 हमें क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 15.2 क्या कहता है? देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक वेल, टैंक्स, बाथिंग, घाट्स, टेंपल्स एक्सेट्रा। तो हो गए ना दोनों लाइबल। 15.1 में तो हो गया स्टेट, 15.2 में हो गया पीवीटी पर्सन यानी कि प्राइवेट पर्सन। तो कोई इश्यू ही नहीं है, हो गया ना दोनों। तो स्टेट भी लाइबल होता है इसके अंदर 15 के अंदर, और प्राइवेट पर्सन भी लाइबल होता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि 15 का क्लोज 1 और क्लोज 2 आपको समझ में आ गए होंगे, जो दोनों बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टेट ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये जो हमने 15.3, 15.4, 15.5 और 15.6 लिखे हैं, ये चारों इसके क्या है? एक्सेप्शंस है। कर तो नहीं सकता, पर कहां कहां करता है वो आप पहले देख लो। संविधान में हमने पहले ही मेंशन कर दिया। पहला देखो यार, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई जा सकती हैं। तो पहला 15 का 3 क्या बोलता है? स्पेशल स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। बनती भी है, नहीं बनती तो बता दो। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाई जा सकती है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो 15.3 में पहले ही डाल दिया। ठीक है, 15.4 आ जाओ। स्टेट क्या बना सकता है? स्पेशल स्कीम्स बना सकता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड लोग। दो तरह के बैकवर्ड होते हैं ना, सोशली, एजुकेशनली। तो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं, इनके खिलाफ, इनके लिए स्टेट इनके बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम बना सकते हैं। और 15.3 में हमने बोल दिया कि महिलाओं और बच्चों के बेनिफिट के लिए स्कीम बना सकते हैं। और 15.5 में हमने क्या बोल दिया कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड लोगों के लिए स्कीम बना सकते हैं। ठीक है, अब 15 का 5 ये बोलता है कि रिजर्वेशन किया जा सकता है, कैन बी डन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन to social and educational backward classes. This may be reservation to both government and the private education institution, but no reservation the minority education institution. इसके अंदर देखो बोला है कि हम जो है वो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो बच्चे हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीट रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ पर? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। पर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा? गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है, लेकिन माइनॉरिटी का नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रख लेना। और माइनॉरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसको पूरे संविधान में कहीं नहीं समझाया गया है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना। तो 15.5 हमने क्या बोल दिया कि रिजर्वेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बट कैन नॉट बी डन इन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में सारा आ गया होगा। अब लास्ट में 15.6 स्पेशल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स कैन बी मेड फॉर द EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो कि आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से जुड़ा था और इसको इसके अंदर जोड़ा गया। ठीक है, तो हमने सब जान लिया। 15 का 1 क्या बोला कि भैया स्टेट कुछ नहीं कर सकता। 15 का 2 क्या बोला कि भैया प्राइवेट पर्सन कुछ नहीं बोल सकता। 15 का 3 क्या बोला कि भैया वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए प्राइवेट स्कीम। 4 क्या बोला? भैया सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड लोगों के लिए स्कीम। 5 क्या बोला कि भैया रिजर्वेशन कर सकते हैं हम। 6 क्या बोला? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2019 से इसको जोड़ा, EWS के बारे में बात करी गई है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आर्टिकल 15 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 14 सिर्फ स्टेट के लिए था, 15 स्टेट प्लस प्राइवेट पर्सन, 16 फिर स्टेट के लिए आ गया। 16 करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, तो 16 भी फिर किसके लिए आ गया? स्टेट के लिए। कारण क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। अब जो सरकारी नौकरी है वो प्राइवेट व्यक्ति दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, प्राइवेट पर्सन नहीं दे सकता। ठीक है, तो प्राइवेट पर्सन नहीं दे सकता, लेकिन स्टेट दे सकता है। तो स्टेट के खिलाफ ही हम इसको यूज कर सकते हैं आर्टिकल 16 को। इसमें बोला है कि जब स्टेट अपॉर्चुनिटी देगा तो ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे भेदभाव नहीं करेगा। चलिए आई चेक करते हैं करता है कि नहीं करता। आओ, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, 16 का 1 पढ़ते हैं। स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ रही है तो जो भी भारत का नागरिक है उसको स्टेट बराबर दे, अपॉर्चुनिटी दे कि तुम भी लो, तुम भी पार्टिसिपेट करो, जो मेरिट में है वो जीता। 16.2 क्या कहता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एनी सिटीजन विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वापिस से ओनली को मत बोलना, तुम्हें कसम है, कसम। और इसको भूल गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यानी कि सिर्फ इन्हीं पांचों पे नहीं कर सकते, बाकियों पे कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 16.2 में इन 5 के साथ साथ डिसेंट और रेजिडेंस भी है। यानी कि स्टेट जो है जब वो नौकरी दे रहा हो, क्या दे रहा हो? स्टेट जो है जब वो नौकरी दे रहा हो, नौकरी दे रहा है, तो नौकरी देने के टाइम रिलीजन पे, रेस पर, कास्ट पर, सेक्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर, डिसेंट पर, इन पे ये और सॉरी रेजिडेंस पर, डिसेंट पर और रेजिडेंस पर, इन पे भेदभाव नहीं कर सकता। और सिर्फ इन्हीं पे ही नहीं कर सकता, बाकी सब पे कर सकता है, क्योंकि इनके अंदर वर्ड लगा हुआ ओनली। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूँ क्या तक आपको समझ में आ गया हो। 16.1 में क्या बोला? स्टेट करेगा नहीं, और 16.2 में बोला नहीं कर सकता। स्टेट सबको अपॉर्चुनिटी देगा, 16.1 में बोला, 16.2 में बोला कुछ नहीं कर सकता। 16.3 में पढ़ते हैं। अब 3 ले लो, आई एम सॉरी,
अब ये आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ये भी इसके एक्सेप्शन है। पर स्टेट करता तो है, रिजर्वेशन भी देता है, थोड़ी मोटी एज की लिमिट भी बढ़ाता है, कभी कभी ज़्यादा चांस दे देता है किसी अटेम्प्ट में, सब कुछ करता है। लेकिन वो एक्सेप्शन है जो हमारे संविधान में पहले ही दिए गए हैं। तो 15 पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेजिडेंस को किसी ना किसी जगह पर कंडीशन मान सकती है लोकल जॉब्स के लिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जॉब है जो पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए निकली है, राइट। अब उसमें क्या कर सकती है पार्लियामेंट, जो रेजिडेंस होता है ना, रेजिडेंस को एज एन क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन मान सकती है। वैसे तो हमने मना कर दिया 16 के 2 के अंदर नहीं मानना, पर 3 के अंदर फिर हमने इसका एक्सेप्शन दे दिया, पर कहीं कहीं लोकल जॉब्स में आप मान भी सकते हो। तो एक एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया। अगला कहता है कि पोस्ट को रिजर्व किया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए विच डू नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन स्टेट सर्विस, जो होती है यानी कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बीसी लिख दो बैकवर्ड क्लासेस, फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर आगे ए और बी दो चीजें और हैं। सबसे पहले तो हमें 16 के 4 में क्या बोल दिया, रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। अब ए में क्या बोल दिया कि भैया रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी मिल सकता है। तो बात ध्यान रखना कि एक तो एक्सेप्शन था ही, अब एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन आ गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन इनको मिल सकता है जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, SC ST, ठीक है, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद हमारा आता है मोर देन 50% ऑफ द रिजर्वेशन इज बैकलॉग फाइलिंग, ठीक है, कि जो बैकलॉग फाइलिंग क्या होती है, मोर देन 50% की बैकलॉग फाइलिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल भर्ती निकली 1000 बंदों के लिए, पर पोस्ट ही कर रहे हैं 500, तो 500 बैकलॉग रहेगी, तो इसके अंदर भी 50% की बैकलॉग फाइलिंग इस तरीके से हो सकती है। बात आप ध्यान में रखना। तो हमने पढ़ लिया 16(4) के रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन 64 के 1 में रिजर्वेशन प्रमोशन में भी हो सकता है और बैकलॉग फाइलिंग में भी हो सकता है। फिर 5th में चलते हैं। पोस्ट रिजर्व की जा सकती है सेम रिलीजन के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए। मान लो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए भी पोस्ट रिजर्व की जा सकती है अगर वो सेम रिलीजन के हैं। तो 16(6) वही सेम हमारा जो 15(6) था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ भाई। 16 का 1 हमको क्या बोला कि स्टेट क्या करेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा अगर आपको नौकरी लगना है। 16 का 2 क्या बोला, स्टेट ओनली रिलीजन पे, रेस पर, कास्ट पर, सेक्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर, डिसेंट पर प्लस रेजिडेंस पर कंडीशन नहीं लगा सकता। अब 16 का 3 कुछ कंडीशन लगाएगा, 16 का 4 कुछ कंडीशन लगाएगा, 16 का 5 कुछ कंडीशन लगाएगा और 16 का 6 कुछ कंडीशन लगाएगा। ये तो है ना इसके अंदर, ठीक है। 16 का 3 क्या कहता है कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट को रिजर्व कर सकते हैं। सॉरी, 16 का 3 कहता है कि कभी कभी लोकल एरिया की जॉब आती है ना, तो लोकल एरिया की जॉब के लिए हम रेजिडेंस को एज एन कंडीशन ले सकते हैं, यानी कि इसको बाउंड कर सकते हैं। 16 का 4 क्या कहता है, सोशल, अब हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर इसमें ए में जाके बोला कि 50% का रिजर्वेशन आपको प्रमोशन में भी मिल सकता है। बी में ये जाके बोला कि बाकी का रिजर्वेशन जो आपको है 50% तो प्रमोशन मिल गया, बैकलॉग फाइलिंग में भी आपको मिल सकता है। तो ये दोनों बातें हमारी यहाँ पर बोल दी। 16 का 5 क्या बोलता है, 16 का 5 ये बोलता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसमें हो सकता है। 16 का 6 आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत आपको EWS वालों को मिल सकता है। तो ये बात यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। तो हमारी कितनी हो गई, ये 4 हमारी क्या होगी, रेस्ट्रिक्शंस हो गई। 16 के 3 में लोकल एरिया को कंडीशन बनाया जा सकता है रिजर्वेशन को, 4 के अंदर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर भी हमारी कंडीशन होगी। 5th में रिलीजियस के अंदर रिलीजियस लोगों की मिलेगी। 6 में हमारा क्या हो गया, EWS। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 समझ में आ गए होंगे। चलो अब इसके अंदर देखो एक केस आया, इंदिरा साहनी केस, यहाँ पर पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला कि जो रिजर्वेशन है वो लिमिट कैन नॉट, सॉरी हाँ भाई, इंदिरा साहनी केस आपका ये बोलता है कि जो आपकी रिजर्वेशन की लिमिट है ना, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, 50% की बात करी थी हमने, 50% की बात करी थी किसके अंदर, 50% की हमने बात करी थी अपने ये प्रमोशन के अंदर करी थी। हमने रिजर्वेशन तो बता दिया पर रिजर्वेशन का परसेंटेज नहीं बताया। फिर इंदिरा साहनी केस आता है 1992, क्या आता है, इंदिरा साहनी केस 1992, जो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिजर्वेशन लिमिट को 50%, सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा कर दिया कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको 50% से ऊपर नहीं जा सकता, 50% ही है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। सीधी बात, समझे क्या भाई। हमने बोला कि रिजर्वेशन दे सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन इंदिरा साहनी केस 1992 ने बोला कि जो भी रिजर्वेशन आप दोगे वो टोटल रिजर्वेशन की 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं हो सकती, बस सीधी बात,
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि 50% से ज़्यादा वो नहीं हो सकती। और दूसरी बात इंदिरा साहनी में बोली ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर। मैं जानता हूँ कि इस चीज़ से आप बड़े वाकिफ़ होंगे, तो बस ध्यान में रखना है इसको, क्रीमी लेयर वाले कंसेप्ट को, इसी केस में आया था यहाँ पर ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लिखा हुआ, द सुप्रीम कोर्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन द ओबीसी, दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट गिवन टू सिटीजन बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर। चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 17। देखो यार आर्टिकल 17 क्या बोलता है। आर्टिकल 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। आपको एक कैच वाली बात बता देता हूँ। देखो कैच वाली बात ये है कि जो हमारा आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये लोता हमारा एक कंप्लीट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है। क्या है? एब्सोल्यूट राइट। अब ये एब्सोल्यूट राइट क्यों है? ये एब्सोल्यूट राइट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 17 का कोई एक्सेप्शन नहीं। आपने 14 में भी एक्सेप्शन देखा, 15 में भी एक्सेप्शन देखा, 16 में भी एक्सेप्शन देखा, आप 18 में भी एक्सेप्शन देखोगे, लेकिन 17 का कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूरी फंडामेंटल में ये पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का छुआछूत नहीं कर सकता, बात खत्म। The state will abolish all forms of untouchability, absolute right है, because there is no exception to it, the right is a private person, ठीक है, क्योंकि स्टेट तो छुआछूत करता है। तो ये बात ध्यान रखना कि 17 का राइट किसके अगेंस्ट है? प्राइवेट पर्सन के। और आपको ये पता होगा कि हमारा जो 14 वाला था वो किसके अगेंस्ट था? स्टेट के, ठीक है। 15 वाला किसके अगेंस्ट था? स्टेट प्लस प्राइवेट पर्सन के, ठीक है, प्राइवेट पर्सन प्लस स्टेट के। 16 किसके अगेंस्ट था? स्टेट के। अब 17 किसके अगेंस्ट है? प्राइवेट पर्सन के। बात ध्यान रखना। तो दिस राइट अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन, और इसकी सजा देने के लिए हमने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 भी पास किया हुआ है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 18 पे चलते हैं। 18 बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा आर्टिकल है यार ये। आओ देखते हैं कितना अच्छा आर्टिकल है, क्या है इसके अंदर ऐसा। आइए देखो यार, आजकल आपको कोई मिलता है क्या अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना नाम आके बताओगे क्या नाम है, कि भाई मेरा नाम है अभिषेक सिंघल, क्या बोलूँगा मैं? अभिषेक ही बोलूँगा और थोड़ी कुछ बोलूँगा। तो ये मैंने अभिषेक नाम मेरा बोल दिया, राइट। यूँ थोड़ी बोलूँगा, महाराव अभिषेक या महाराजा या रावल, बोलूँगा क्या? नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मुझे बाउंड करता है। मैं किसी भी प्रकार का नाम टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। ये बात आप ध्यान रखना बस। मैं किसी भी प्रकार का टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। मेरे को बाउंड कौन करता है? मेरे को बाउंड करता है आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक। यानी कि इसका बात यह है कि मैं रावल, रतन, महारावल, महाराव कुछ भी नहीं लगा सकता, लेकिन मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ, वो है डॉक्टर, एडवोकेट, जो कि मैं हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे एजुकेशनल टाइटल्स हैं। क्या है? एजुकेशनल टाइटल्स। ये आप लगा सकते हो, संविधान इसको बाउंड नहीं कर सकता। दूसरे मैं लगा सकता हूँ लेफ्टिनेंट, अगर मैं बन जाऊँ, टेरिटोरियल आर्मी का पेपर क्लियर कर लूँ। मैं कैप्टन लगा सकता हूँ अगर मैं पढ़ लिख लूँ, बन जाऊँ, दोबारा ज़्यादा पढ़ लूँ। तो ये कौन से टाइटल्स हैं? हमारे मिलिट्री टाइटल्स। तो यानी कि मैं डॉक्टर अभिषेक सिंघल बन सकता हूँ, एडवोकेट अभिषेक सिंघल बन सकता हूँ, लेफ्टिनेंट कैप्टन अभिषेक सिंघल बन सकता हूँ, लेकिन महाराजा अभिषेक सिंघल नहीं बन सकता। मेरे को आर्टिकल 18 ऑफ द संविधान बाउंड करता है। तो स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल फॉर द मिलिट्री एंड एकेडमिक डिवीजन ओनली, बस यही दो रख सकते हैं। इसका भी क्या आ गया? एक्सेप्शन। इंडियन सिटीजन कैन नॉट ऑब्टेन एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। एक भारत का जो नागरिक है ना, सॉरी एक्सेप्शन नहीं, ये भी इसका पार्टी है। भारत का जो नागरिक है वो फॉरेन स्टेट है, फॉर एग्जांपल जापान। क्या है? जापान। अब जापान से भारत का नागरिक नो टाइटल, कोई टाइटल एक्सेप्ट उससे नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का। बात ही खत्म होगी। आर्टिकल 82 ने कंप्लीटली उसको क्या कर दिया? बाउंड कर दिया। बात खत्म। कोई फॉरेन टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहले सर टाइटल बोल दिया गया था, नाइटू टाइटल्स थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अब एक फॉरेन नेशनल जो है, क्या है? फॉरेन नेशनल जो सर्विस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना। यानी कि आर्टिकल 82 में तो बोल दिया कि हिंदुस्तान का नागरिक जो है, जो सरकारी सेवा में नहीं है, वो जनरली तो किसी भी प्रकार का कोई टाइटल किसी से कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता फॉरेन का है तो। लेकिन अगर वह व्यक्ति फॉरेन नेशनल है और भारतीय सेवा में नौकरी कर रहा है, किसी भी सेवा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाकायदा उसको राष्ट्रपति की कंसेंट लेनी पड़ेगी। 18(4) ये कहता है एन इंडियन सिटीजन अपॉइंटेड टू द स्टेट सर्विसेज कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि ये तो हमारा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ये हमारा हो गया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए, और ये हमारा क्या हो गया? जनरल बात होगी कि इंडियन सिटीजन वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर इंडियन सिटीजन को एक्सेप्ट करना है तो उसको स्टेट सर्विसेज में अगर वो है और वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसको क्या लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक केस आया था, बालाजी राघवन केस। अब जब ये बालाजी राघवन केस आया, जब आर्टिकल 18 आया तो लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि अरे पद्म भूषण जो हमें ऑनररीज मिलते हैं, आदरणीय पद्म भूषण जो अवार्ड होता है हमारा,
विभूषण अवार्ड होता है, पद्मश्री अवार्ड होता है, ये ऑनर्स है हमारे। तो इनको हम अवार्ड्स मानेंगे, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या सीन है ये भी बता दो। तो एक बालाजी राघवन केस 1996 है, उसने बोला कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एक्सेट्रा डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, टाइटल्स नहीं है, ये ऑनर्स हैं, आप इनको ले सकते हो, लेकिन आप इसको कोई सफिक्स या प्रीफिक्स अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकते। अगर फिर भी आप ये नट्टापन करके जोड़ ही लेते हो तो आपका अवार्ड को क्या कर दिया जाएगा, फॉरफिट, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बस मैंने बताया हुआ स्टार्टिंग कब हुई थी, तो स्टार्टेड 1954, 1977 में बंद कर दी जनता पार्टी ने, 1980 में वापस स्टार्ट कर दिए थे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फंडामेंटल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हमने आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट कर लिया है। आगे पार्ट हम आगे करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, मज़ा करना, टाटा बाय बाय। लगातार वीडियो आएगी, बढ़िया RS देंगे, RS बनेंगे, बाय बाय।